नमस्कार। सोचने वाली बात है, क्या सादगी सच में एक नेता की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की कहानी में उतरेंगे जिनके लिए ये बिल्कुल सच था। लाल बहादुर शास्त्री। लोग उन्हें जनता का प्रधानमंत्री कहते थे, और आखिर क्यों ना कहते। चलिए उनके इस कमाल के सफर को, उनकी इस प्रेरणादायक जिंदगी को थोड़ा करीब से जानते हैं। उनका सबसे मशहूर, सबसे अहम नारा, जय जवान जय किसान। ये बस दो शब्द नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के हिंदुस्तान की आवाज थी, एक ऐसे देश की पुकार जो एक साथ दो दो लड़ाइयां लड़ रहा था, एक सरहद पर दुश्मन से और दूसरी देश के अंदर भूख से। इस नारे ने उस जवान को सलाम किया जो सरहद पर सीना तान कर खड़ा था, और उस किसान को भी जो खेत में पसीना बहाकर देश का पेट भर रहा था। तो सवाल वही है, आखिर कौन थी ये नेता जिनकी सिंप्लिसिटी, जिनकी सादगी उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई? यही वो खूबी है, आप देखिए, जो उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स की भीड़ से एकदम अलग खड़ा करती है। आज भी उन्हें इसी वजह से याद किया जाता है। उनकी शख्सियत को, उनके इस असाधारण व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके बचपन में उनकी जड़ों तक जाना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि उनके शुरुआती जीवन ने उनके उसूलों को, उनके सिद्धांतों को कैसे गढ़ा। तो 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में एक बहुत ही मामूली परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही आप देखिए संघर्ष उनका साथी रहा। छोटी सी उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपना जाति सूचक सरनेम श्रीवास्तव हटा दिया, बिल्कुल, और उसकी जगह 1926 में काशी विद्यापीठ से मिली शास्त्री की उपाधि को अपना नाम बना लिया। मतलब साफ था, उनकी पहचान उनके ज्ञान से होगी, उनकी जाति से नहीं। सोच के देखिए उस दौर में ये कितनी बड़ी बात थी। 9 साल, जी हां, पूरे 9 साल। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो वक्त है जो उन्होंने अपनी जिंदगी का भारत की आजादी के लिए जेल की सलाखों के पीछे गुजारा। सोचिए जरा, ये उनकी देशभक्ति और उनके समर्पण का कितना बड़ा सबूत है। और ये सफर शुरू हुआ 1921 में। तब वो बस एक टीनेजर थे, एक किशोर, जब वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आग में कूद पड़े, और बस वहां रुके नहीं। उसके बाद चाहे वो गांधी जी का मशहूर दांडी मार्च हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, शास्त्री जी हमेशा हमेशा आगे की लाइन में खड़े मिले, सबसे आगे। तो आजादी के संघर्ष से निकलकर अब उनके राजनीतिक जीवन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की, एक ऐसा काम किया जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल्स के, उसूलों के नए बेंचमार्क सेट कर दिए। एक ऐसी मिसाल जो आज भी, इतने सालों बाद भी बहुत कम देखने को मिलती है। बात है साल 1956 की। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त देश के रेल मंत्री थे, और तभी एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही दुखद ट्रेन हादसे की खबर आती है। इस एक घटना ने उन्हें पर्सनली अंदर तक हिला कर रख दिया। इस हादसे में 144 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 144। ये उनके लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ये 144 जिंदगियां थीं, और उन्हें लगा कि इसकी जिम्मेदारी, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और फिर उन्होंने वो किया जिसके बारे में उस समय इंडियन पॉलिटिक्स में किसी ने सुना तक नहीं था। वो पार्लियामेंट में खड़े हुए और साफ साफ कहा, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा देता हूं। उनका ये एक कदम, बस ये एक इस्तीफा, ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का, यानी राजनीतिक जवाबदेही का एक ऐसा मील का पत्थर बन गया ना, जो आज भी पॉलिटिशियंस के लिए एक सबक है। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए उनके उसूल, उनकी नैतिकता कुर्सी से, सत्ता से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं साल 1964 में। नेहरू जी के निधन के बाद पूरा देश एक तरह से शोक में डूबा हुआ था। ऐसे मुश्किल वक्त में शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली। उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो चुनौतियों और संकटों की आग में तपा हुआ था। उनके सामने उस वक्त 2 सबसे बड़ी चुनौतियां थीं। एक तरफ देश में अनाज की, खाने की जबरदस्त कमी थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की नींव डाली, और दूसरी तरफ सरहद पर आग लगी हुई थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया, और उस युद्ध में उन्होंने एक बहुत ही मजबूत, एक डिसाइसिव लीडरशिप का प्रदर्शन किया। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती।
उन्होंने एक और क्रांति का बीज बोया, ऑपरेशन फ्लड, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ये दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नेशनल मिशन था और इसी मिशन ने आगे चलकर अमूल जैसे बड़े बड़े कोऑपरेटिव मॉडल्स को जन्म दिया और नतीजा, आज भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उनके विजन से जुड़ी है। तो अब हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसे असाधारण सफर का एक अचानक अनएक्सपेक्टेड अंत, और पीछे रह गई उनकी वो विरासत जो आज भी हमारे साथ है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। देखिए, 10 जनवरी 1966 उन्होंने 1965 की जंग को खत्म करने के लिए ताशकंद में शांति समझौते पर साइन किए। सब कुछ ठीक था, लेकिन ठीक अगले ही दिन 11 जनवरी को उसी ताशकंद शहर में अचानक उनका निधन हो गया। ऑफिशियली तो कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन ये एक ऐसा जवाब है जिससे आज भी, इतने दशकों बाद भी, कई नए सवाल पैदा होते हैं। आखिर उनकी मौत के इर्द गिर्द इतना रहस्य क्यों है? क्यों आज भी लोग इस पर बात करते हैं? 1966 में उनके निधन के बाद उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, और आज भी जब हम ईमानदारी की, विनम्रता की या देशभक्ति की बात करते हैं तो उनका चेहरा सामने आ जाता है। उनके उसूल, एक एथिकल लीडर कैसा होना चाहिए, ये सब आज भी हम सबको इंस्पायर करते हैं। और उनका वो नारा, जय जवान जय किसान, वो तो आज भी इस देश की रगों में दौड़ता है। और आखिर में इस पूरी कहानी का सार उनके ही शब्दों में। उनका कहना था, सादगी ही सबसे बड़ी शक्ति है। बस ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी लेगेसी को समझा देती है। ये हम सबको याद दिलाती है कि असली ताकत, सच्ची स्ट्रेंथ दिखावे में नहीं, बल्कि कैरेक्टर में, अपने उसूलों पर अडिग रहने में होती है।